मैं सबसे पहले आज आपको रिएक्शन दिखाना चाहूँगा। अली मीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जब उनको ख़बर मिली कि इमरान खान साहब को साइफर केस में बरी कर दिया गया तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, ज़रा सुनिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? तो उन लोगों को सजा दिला के अब दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी। तो जिन लोगों ने केस बनाया और गवाहियां दी, अली मीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पे ऐलान किया कि उनको सजाएं दी जाएंगी। तलाल चौधरी साहब, केस जो है आपको पता है कब बना था, कैसे हुआ, तो आपका क्या इस पे रद्दअमल है कि चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम केस बनाने वालों पे मुकदमे बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक कानून के तालब इल्म के तौर पे और मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे मेरे लिए तो चंद चीज़ें बड़ी अहम हैं। क्या साइफर हुआ या नहीं हुआ, साइफर को लहराया गया या नहीं लहराया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो हलफ है, अभी मैं पढ़ रहा था आपसे पहले, उसके आखिरी पैराग्राफ में क्लियरली ये बात कही जाती है कि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात आएगी मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं रिवील नहीं करूँगा। क्या उसको सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ? वीडियो ऑडियो टेप से लेकर बेशुमार लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस कागज़ को जो कि डी क्लासिफाइड था उसको इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान में तो भुट्टो कातल भी ठहर जाता है और अब पाकिस्तान में मुशर्रफ मासूम भी बन जाता है। अब इसमें प्रोसिक्यूशन की कमी कुताही है या इसमें कोई वकला की कोई कमी कुताही है, ये तो मैं नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि साइफर हुआ है, आँखों के सामने हुआ है, सुनते कानों देखती आँखों के सामने सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर इस तरह के मामले पे भी हलफ, इतनी बड़ी चीज़ अगर वो नहीं, तो फिर तो हलफ को ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इनको अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट, तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कहीं कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। अच्छा, मैं छोटी सी टाइमलाइन बताता हूँ आपको हुमायूं मोहम्मद साहब। 27 मार्च 2022 को उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में उन्होंने ये एक ख़त लहराया था और 28 सितंबर 2022 को जो इमरान खान और आज़म खान साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद ये ख्याल था कि जी ये बहुत बड़ा एविडेंस है। और फिर 1 अक्टूबर 2022 को पता चला साइफर गुम हो गया और फिर 18 अगस्त 2023 को इमरान खान के ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5 के तहत मुकदमा दायर हुआ। 13 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हुई। 30 दिसंबर 2024 को दोनों को 10-10 साल सज़ा सुना दी गई, इलेक्शन से चंद दिन पहले, यानी कि चंद हफ्ते पहले। 16 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सज़ा को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज 3 जून को ये बरी हो गए हैं। ये है टाइमलाइन। तो इसमें जो मुकदमा जो कायम हुआ है वो हुआ है जी 18 अगस्त 2023 को और अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जिन्होंने मुकदमा बनाया और गवाहियाँ दी, हम उनके ख़िलाफ़ उनको सज़ा दिलवाएंगे। ये पॉसिबल होगा? इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, जो अली अमीन ने कहा है वो तो अली अमीन उसके बारे में बता सकेगा, लेकिन इट्स ऑलवेज पॉसिबिलिटी। सबसे पहले बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कहीं गलत कोई केस बना हो, गलत तरीके से किया हो। देखिए, लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिला है। मेरे लिहाज से कोई रिलीफ नहीं मिला, ये उनके ऊपर जुल्म था। ये थ्रू आउट जुल्म हो रहा था और वो जुल्म को जज ने एक्नॉलेज किया कि ये वाकई जुल्म था और इसको बंद किया, तो इसको कोई रिलीफ नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि उन लोगों को रिलीफ मिला था, रिलीफ नहीं होता। रिलीफ होता है कि अगर उन्होंने गलत काम किया होता और उनको बड़ी सज़ा की बजाय छोटी सज़ा दे दो, तो बजाय मैं आपको 10 साल की सज़ा देने की बजाय आप 2 साल की सज़ा दूँ, वो रिलीफ है।
लेकिन ये रिलीफ नहीं है कि आपने कोई गलत काम ही ना किया और मैं आपको वो कर दूं। मैं तलाल चौधरी साहब से सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं तालिब इल्म के लिहाज से उसका अच्छे नलायक लायक हर किस्म के तालिब इल्म होते, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। देखिए ये याद रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इन सब डॉक्यूमेंट्स को किसी न किसी के पास इख्तियार होता है डीक्लासिफाई करने का। हाँ, तो एक अगर तालिब इल्म है थोड़ी सी मेहनत कर लेना, वैसे ही तो इमरान खान नहीं कहते ना कि एक तो अनपढ़ है ऊपर से मेहनत नहीं करते, ज़रा मेहनत कर लेते तो पता चल जाता कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसको डीक्लासिफाई करने का इख्तियार किसके पास है। दो बंदों के पास है। चूंकि ये फॉरेन ऑफिस है तो या तो फॉरेन मिनिस्टर के पास होगा और या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास होगा, तीसरा कोई बंदा नहीं है जिसके पास ये इख्तियार हो। सो अगर इन दोनों ने ये बात की है तो ये दोनों वो शख्स है जिनके पास ये इख्तियार है कि वो उसको डीक्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इससे बढ़ के बात करते हैं। उन्होंने उसके ऊपर कैबिनेट को बुलवाया, उसके ऊपर सारी बातचीत हुई, फिर कैबिनेट ने कहा इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं, फिर उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि डिमार्च करते हैं। अब डिमार्च का मतलब वो मार्च करना नहीं होता। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है बाज़ अल्फाज ना समझ आते हो। डिमार्च का मतलब होता है अगले को ये बताना कि भाई मेरे तुम्हारे जो वहाँ पे बंदे ने मेरे बंदे के साथ जो बातें की थी, और ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ये बेसिकली मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं जो आपके जो फॉरेन ऑफिस वाले होते हैं वो ले रहे होते हैं और वो उनको भेजते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इस पूरे जो साइफर होते हैं उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं उसके कोडेड वर्ड्स। तो ये याद रखें, ये जब ये आता है फॉरेन ऑफिस में आता है या जिस जगह भी आता है, वो उस तरीके से जो ओरिजिनल साइफर कोडेड होता है उसको वो निकालते ही नहीं है। इट नेवर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, उसको पहले ये वहां से डिकोड करके वो जो इमरान खान साहब ने जलसे में वो दैट वाज, देखिए इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग। देखिए वो एक हो सकता है, मैं ये देखो मेरे पास ये चीज है, कुछ भी हो सकता है, आपने देखा। तो बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलें, अच्छा अब आप बताएं रियासत अली आज़ाद साहब, जब आज़म खान साहब जो हैं उनकी गवाही आई थी, तो आज़म खान साहब की गवाही के बाद ये ख्याल था कि जी इमरान खान साहब गए, तो वो आज़म खान साहब की गवाही का क्या बना? सबसे पहले तो मीर साहब मैं ये बताऊं कि चूंकि उनका जो बयान था वो अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी था। कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है तो 164 सीआरपीसी के तहत उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके रिकॉर्ड करने का तरीका जो है वो 364 सीआरपीसी के अंदर होता है। अब उनकी स्टेटमेंट को आधा सच आधा उनको फेवर करता है, तो आज भी अदालत ने दौरान आर्गूमेंट ये कहा था कि क्या उस आधे स्टेटमेंट को हम मान लें? ऐसा नहीं हो सकता, या सारा झूठ है या सारा सच है। चूँकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट 2020 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई थी, जिसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया था किसी एविडेंस के हवाले से, कि उसमें है कि जी अगर आप बात उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लाते हैं तो वो है कि जी फाल्सेस इन योनो, फाल्सेस इन ओमनीबस, यानी उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर गलत है तो वो सारा का सारा गलत है। इन द लाइट ऑफ दैट उसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, आपने तो एक टेक्निकल बात बताई जी, लेकिन तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों का ख्याल है कि जो जज साहिबान हैं वो तारीख में अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते थे। ज़रा सुने आज अलीमा खान साहब ने क्या कहा। देखिए जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे, इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर रहमान, जस्टिस हमीदुर रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी, आप याद है ना नाम। तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। तो जजेस मैं
मैं इस पे मीर साहब ये कहूँगा कि जजेस इस हवाले से मैं नहीं समझता कि वो अपनी इज्जत बनाने के लिए या कम करने के लिए फ़ैसले देंगे। उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं, उसके वो पाबंद हैं, और उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस विच हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसले करने होते हैं। आज आप साइफर को देख लें, आप वलीमा खान साहब की राय से इत्तेफाक वो नहीं उनकी ज़ाती राय है। मैं एक जो लॉ के मुताबिक है ना कि जजेस का क्या काम होता है, जजेस ये नहीं होता कि मेरी इसमें बल्ले बल्ले हो जाए या इसमें मेरी बदनामी हो जाएगी, उसने मेरिट पे फैसला करना है। जो आइन और कानून जो उसके सामने एविडेंस है उसके मुताबिक वो फैसला करने के पाबंद है। वो अपनी साख बनाने या खराब करने के लिए उन्होंने फैसले नहीं देने होते। मेरी इतनी से इसमें अब जो साइफर की बात की गई वो मेन क्रक्स ऑफ द केस था, वो मेन डॉक्यूमेंट था, मेन पीस ऑफ एविडेंस था, दैट हैज नॉट बीन एग्जिबिटेड, दैट हैज नॉट बीन ब्रॉट इन एविडेंस, दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। तो कोर्ट किस पे सजा देती, जिसको कत्ल किया कोर्ट वो किस बंदा पे ही सजा नहीं है। देती। आप मेडिकल की बात करें कि एक बंदे को जी छुरियां लगी, गोलियां लगी, ब्रूटली इंजर्ड है, उसका मेडिकल उसको सपोर्ट करेगा। अगर उस मेडिकल को आप रिकॉर्ड पे नहीं लाते, आप एग्जिबिट ही नहीं करते, तो जज अपने पास उसको तो सजा दे लेकिन देगा। तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बाकी है।